आज हम देखेंगे आपदा जोखिम प्रबंधन के अंतर्गत आपदा की तैयारी और प्रतिक्रिया। जब आपदा आता है तो उसकी तैयारी कैसे करना है और उसकी प्रतिक्रिया करना कैसे करना है, इसमें हम समझने का प्रयास करेंगे। आपदा की तैयारी से यहाँ पर परिभाषा कैसे हम समझाएंगे इसको। आपदा की तैयारी से तात्पर्य आपदा के प्रभाव को कम करने के लिए पहले से किए गए उपायों से है। इसमें आपदा परिस्थितियों का प्रभावी ढंग से सामना करने के लिए व्यक्तियों और समुदायों की योजना बनाना है, संगठित होना है, प्रशिक्षण देना है और सुसज्जित हमको क्या करना है, काम करना है। अब जो आपदा की तो तैयारी करेंगे उसमें कैसी प्रकृति होनी चाहिए, वो सक्रिय होने चाहिए वहाँ के लोग। आपदा आने से पहले निवारक कार्यवाही के लिए हमको क्या करना है, केंद्रित रहना है, बहुआयामी सभी प्रकार के दृष्टिकोण से हमको जोखिम आकलन कर लेना है, आपातकालीन योजना को बनाए रखना है, संसाधन जुटाना है, प्रशिक्षण ले लेना है, लोगों को जागरूक कर देना है और सहयोगात्मक एक दूसरे से सहयोग लेना है, चाहे वो सरकारी एजेंसी हो, गैर सरकारी एजेंसी हो और समुदाय है, इन सभी के बीच हमको क्या करना है, सहयोग बनाते हुए कार्य करना है। विकासशील बदलती हुई परिस्थितियों और पिछले जो इमरजेंसी घटना हुई है उससे हमको क्या करना है, सीख लेना है और उसके आधार पर हमको क्या बनाना है, योजना बना करके काम करना है। आपदा की तैयारी योजना, जब आप आपदा तैयारी जब करेंगे तो उसके लिए किन किन पॉइंट को याद रखेंगे। जोखिम का मूल्यांकन कर लेना है, जो रिस्क रहेगा, कहाँ तक जो डैमेज कर सकता है उसको क्या करेंगे, उसका मूल्यांकन करेंगे। संभावित खतरों की पहचान करना है, समुदाय में भेद्यता का आकलन करना है और विभिन्न परिदृश्यों के संभावित प्रभाव का अनुमान लगाना है। आपातकालीन प्रतिक्रिया, जब इमरजेंसी आ जाएगा, कुछ घटना घट जाएगा तो उसके लिए हमको क्या करना है, प्रतिक्रिया के लिए योजना बनाना है। व्यक्तियों और टीमों के लिए स्पष्ट भूमिकाएं, जिम्मेदारियां स्थापित कर देना है। निकासी योजनाएं, मतलब कहाँ से जो टीम आएगी, कहाँ से टीम जाएगी, कहाँ से लोगों को लाना है, ले जाना है, इसके लिए हमको विकसित एकदम प्रॉपर तरीके से योजना बनाना है। आंतरिक और बाह्य हितधारकों के लिए संचार प्रोटोकॉल बनाना है। खोज और बचाव कार्यों के लिए प्रक्रियाओं की रूपरेखा बनाना है। तत्काल राहत पहुंचाने के लिए हमको क्या करना है, प्रक्रियाएं के लिए योजना स्थापित करना है और उसको स्थापित करना है। आगे आता है संसाधन जुटाना, संसाधनों को जुटाना और मानव, वित्तीय और भौतिक, मतलब पैसा और भौतिक रूप से लोग आए और मानव लोग आए पहचान के लिए आए और संसाधनों की पहचान करना, उन्हें आवंटित करना, संसाधन साझा करने के लिए अन्य संगठनों के साथ साझेदारी विकास करना। जो अन्य जो संगठन है जिससे हम क्या कर सकते हैं, राहत कार्य पहुंचा सकते हैं, उनके लिए हमको क्या करना है, एकत्र होना है। आपातकालीन स्थितियों के लिए आकस्मिक निधि स्थापित करना, आपातकाल यदि अगर आ जाता है या कोई इमरजेंसी, कोई दुर्घटना घट जाता है, इस प्रकार का आपात आ जाता है तो उसके लिए क्या करना है, एक संचित कोष होना चाहिए। कोष का मतलब पैसा, धन, हमको मुद्रा इकट्ठा करके रखना है ताकि हम इमरजेंसी में उस पैसा का काम कर सके। प्रशिक्षण देना है और क्षमता निर्माण करना है। आपातकालीन परिस्थिति मतलब जब कुछ घटना घट जाता है तो उस समय की स्थिति से यहाँ तात्पर्य है। आपातकालीन परिस्थितियों में प्रतिक्रियाकर्ताओं के लिए नियमित प्रशिक्षण सत्र आयोजित करना है, प्रशिक्षित करना है लोगों को। यदि अगर कोई भूकंप ज़्यादा आता है तो भूकंप से बचने का तरीका बताना है, कहीं बाढ़ ज़्यादा आता है तो बाढ़ से बचने का तरीका बनाना है, कोई दुर्घटनाग्रस्त क्षेत्र है तो वहाँ पर बताना है कि कैसे दुर्घटना से बचना चाहिए। आपदा की तैयारी के बारे में लोगों को प्रशिक्षित करने के लिए सामुदायिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन करना है, जागरूक करना है लोगों को। प्रतिक्रिया क्रियाओं का अभ्यास करने के लिए अभ्यास और सिमुलेशन आयोजित करना। अभ्यास आयोजित करने के लिए लोगों को क्या करना, जागरूक करना। जैसे स्कूलों में क्या होता है, आग बुझाने की ट्रेनिंग दिया जाता है, अपने आप को आत्मरक्षा के लिए ट्रेनिंग दिया जाता है, तो इस प्रकार से प्रशिक्षण कार्यक्रम हम कर सकते हैं। आगे संचार रणनीति मतलब सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैसे पहुंचाना है, उसके लिए भी रणनीति होना चाहिए। सूचना प्रसारित करने के लिए प्रभावी ढंग से संचार पैनल विकसित करना है। जनता को अपडेट रखने के लिए एक सार्वजनिक सूचना प्रणाली स्थापित करना है। संकट संचार तकनीकों में कर्मियों को प्रशिक्षित करने हैं, जो संचार से संबंधित जो काम करेंगे ऐसे तकनीकी कर्मियों को क्या करना है, प्रशिक्षित देना है। और आपदा के बाद पुनर्प्राप्ति योजना, यदि अगर कोई घटना घट जाता है तो उसको रिकवर कैसे करना है, उसको फिर से वैसे ही स्थिति में कैसे लाना है। क्षति और आवश्यकताओं का आकलन करने के लिए प्रक्रियाओं की रूपरेखा तैयार करना है। बुनियादी ढांचे की पुनर्निर्माण और आवश्यक सेवाओं को बहाल करने के लिए रणनीति का विकास करना है। प्रभावित समुदायों को दीर्घकालिक सहायता प्रदान करने के लिए एक तंत्र स्थापित करना है जिससे हम क्या कर सके, वहां तक राहत पहुंचा सके। एक आपदा तैयारी योजना को लागू करके समुदाय आपदा के प्रभाव को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं और जान माल के नुकसान को हम ऐसी स्थिति में क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं।
आगे है दूसरा है आपदा की भविष्यवाणी और पूर्व चेतावनी और सुरक्षा उपाय। अब आपदा को ही कहीं होना है तो हमको पता चल जाता है कि ये जो स्थान है यहाँ पानी ज़्यादा गिरता है तो यहाँ बाढ़ ज़्यादा आएगा, या समुद्र के पास है तो यहाँ कुछ ना कुछ घटना घटेगा, मतलब समुद्र के पास है तो यहाँ हो सकता है आंधी तूफान आ जाए। तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? पहले पूर्वानुमान। पूर्वानुमान मतलब भविष्यवाणी कैसे करना है। वैज्ञानिक निगरानी, वैज्ञानिक होते हैं इसके लिए। भूकंप के लिए भूकंपीय निगरानी कर सकते हैं। तूफान टाइफून चक्रवातों के लिए मौसम संबंधी निगरानी कर सकते हैं। विस्फोटों के लिए ज्वालामुखी निगरानी कर सकते हैं। जो भूगर्भवेत्ता है वो अंदाज़ा लगा लेते हैं कि कहाँ पर ज़मीन कैसी है, कहाँ पर किस प्रकार के जो है लावा पाए जाते हैं, तो उस आधार पर हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा बहुत पूर्वानुमान कर सकते हैं। बाढ़ और भूस्खलन के लिए हाइड्रोलॉजिकल निगरानी हम कर सकते हैं। ऐतिहासिक डाटा विश्लेषण। ऐतिहासिक डाटा विश्लेषण का मतलब यह है कि इससे पहले किस किस स्थानों पर कैसी घटनाएं घटी है, उस आधार पर हम क्या कर सकते हैं, एक प्रकार का विश्लेषण करके हम जागरूक लोगों को कर सकते हैं। प्रवृत्तियों और संभावित जोखिम को पहचान करने के लिए पिछले पैटर्न का अध्ययन कर सकते हैं। पिछले समय क्या क्या घटनाएं इस समय घटी है, उसके आधार पर हम क्या कर सकते हैं, ये आपदा का पूर्वानुमान कर सकते हैं। उन्नत मॉडलिंग और सिमुलेशन। प्राकृतिक घटनाओं के व्यवहार की भविष्यवाणी करने के लिए कंप्यूटर मॉडल का उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि आप न्यूज़ चैनल वगैरह में देखे होंगे, कंप्यूटर मॉडल के माध्यम से बहुत सारी घटनाओं को बताया जाता है। जैसे कि किसी बड़े नेता का एक्सीडेंट हो जाता है तो बाकायदा मॉडल के साथ एक बताया जाता है कि ये कार यहाँ से जा रही थी और यहाँ पर कोई प्रकाश आया, यहाँ से कोई गोली चलाया। इस प्रकार से मॉडल आप देख सकते हैं। वैसे मॉडल के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, पूर्वानुमान लगा सकते हैं। आगे आते हैं चेतावनी दे सकते हैं। चेतावनी कैसे देंगे? प्रभावी संचार प्रणाली जब रहेगा तो आप प्रभावी संचार प्रणाली के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, चेतावनी को शीघ्रता से आप प्रचार प्रसार कर सकते हैं। कई चैनल रेडियो, टेलीविज़न, मोबाइल अलर्ट और सायरन है जिसके माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, चेतावनी दे सकते हैं। स्पष्ट और समझने योग्य संदेश। हाँ, जब संदेश दे रहे हैं तो ऐसा संदेश देना है जो सरल और सीधी भाषा में हो, उसी की भाषा में हो जो जनता जिसको समझ सके। सीमित साक्षरता वाले लोगों के लिए दृश्य सहायता होना चाहिए। जो ऐसे लोग हैं जो पढ़ लिख नहीं सकते हैं उनके लिए क्या करना चाहिए, वीडियो जारी करके हम क्या कर सकते हैं, उसको समझा सकते हैं किसी बात को। सामुदायिक सहभागिता और शिक्षा। नियमित जागरूकता अभियान करके और सामुदायिक अभ्यास सिमुलेशन के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, एक प्रकार से लोगों को प्रारंभिक चेतावनी आप दे सकते हैं। सुरक्षा उपाय कैसे करना है? जब कोई आपदा आ जाता है तो उसमें सुरक्षा का उपाय, बुनियादी ढांचे का डिजाइन और निर्माण पहले करना है। संरचनात्मक अखंडता सुनिश्चित करने के लिए एक बिल्डिंग कोड और मानक। जोखिम प्रतिरोधी बुनियादी ढांचा, मतलब जो भी आप डिज़ाइन बनाएंगे, चाहे आप घर बनाएं चाहे जो भी बनाएं, ऐसा घर बनाना है जिससे वो भूकंप रोधी हो। वहाँ भूकंप, मतलब ऐसे क्षेत्र में भूकंप रोधी घर बनाना है जहाँ पे भूकंप बहुत ज़्यादा आता है। तो वैसे ही आपको क्या बनाना है, घर बनाना है, बिल्डिंग बनाना है और बिल्कुल मजबूती का उसमें मानक होना चाहिए। आगे आता है आपातकालीन तैयारी की योजना बनाना, निकासी योजनाएं, आपातकालीन किट, प्राथमिक चिकित्सा प्रशिक्षण, ये सब क्या होना चाहिए, होना चाहिए। सुरक्षा उपाय के माध्यम से होना चाहिए। सार्वजनिक जागरूकता का और शिक्षा देना चाहिए। आपदा की तैयारी के ज्ञान को बढ़ावा देने के लिए पाठ्यक्रम वगैरह को रख करके हम बच्चों को जानकारी दे सकते हैं। आपदाओं के दौरान जिम्मेदारी व्यवहार को प्रोत्साहित कर देना है। जब आपदा आएगा तो उसमें जिम्मेदारी दे देना है अलग अलग लोगों को। प्रभावी प्रतिक्रिया और पुनर्प्राप्ति। अच्छी तरह से प्रशिक्षित आपातकालीन प्रतिक्रिया दल का निर्माण कर सकते हैं। इमरजेंसियों के बचने के लिए कुशल समन्वय कर सकते हैं, मतलब एजेंसी का मतलब NGO वगैरह से आप क्या कर सकते हैं, कुशल समन्वय कर सकते हैं। तेजी से राहत और पुनर्वास प्रयास आप दे सकते हैं, आप कर सकते हैं, है ना। तो सटीक भविष्यवाणी, समय के प्रारंभिक चेतावनी और प्रभावी सुरक्षा उपायों के संयोजन में से हम आपदाओं के प्रभाव को बहुत ज़्यादा क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं और जान माल की रक्षा हम कर सकते हैं। आगे आता है जो आपदा प्रबंधन है। आपदा जब होगा तो उसको जब रिकवर करने के लिए एक प्रकार का एक मैनेजमेंट होता है। उस आपदा प्रबंधन में सूचना, शिक्षा, संचार और प्रशिक्षण की भूमिका। अब इसकी क्या क्या भूमिका है? तो IECT आपदा प्रबंधन में व्यक्तियों और समुदायों को तैयार करने, प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया करने और आपदाओं से उबरने के लिए सशक्त बनाकर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यहाँ इसकी प्रमुख भूमिकाओं का वर्णन दिया गया है। तो सबसे पहले सूचना के बारे में बताएंगे। जब आपदा प्रबंधन होगा तो सूचना का उपयोग कैसे करना है, उसकी क्या क्या भूमिका होती है। जोखिम जागरूकता के बारे में बताना है। खतरों, प्रभावित खतरों, जोखिमों के बारे में सटीक और सही जानकारी प्रदान करना है। प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली, प्रभावित आबादी को समय पर चेतावनी और अलर्ट प्रसारित करना है।
सर्वोत्तम अभ्यास करना है, उनको अभ्यास का प्रशिक्षण भी देना है। प्रभावी आपदा तैयारी, प्रतिक्रिया और पुनर्प्राप्ति रणनीतियों पर जानकारी साझा करना है। लोगों को ये सब क्या करना है, लोगों को इसके बारे में सब क्या करना है, बताना है, जिससे लोग क्या कर सके, इसके ज्ञान प्राप्त कर सके। और शिक्षित करना है, लोगों को शिक्षित करना है। ज्ञान और कौशल के माध्यम से व्यक्तियों को जोखिम और आकलन करने, निवारण करने, उपाय करने और आपदा के दौरान उचित तरीके से प्रतिक्रिया करने के लिए ज्ञान और कौशल से क्या करना है, लैस करना है, उसको सशक्त बनाना है, उनको ज्ञान देना है, जिससे हम क्या कर सकें, इस ऐसे आपदाओं से बच सकें। सामुदायिक सशक्तिकरण, समुदायों को उनकी सुरक्षा और लचीलेपन को स्वामित्व के लिए सशक्त बनाना है। समुदाय को सशक्त बनाना है, जिससे वो रक्षा अपनी समुदाय की रक्षा खुद कर सके। आजीवन सीखना, आप ये जो आजीवन सीखने की जो प्रक्रिया है वो आजीवन है। आपदा जोखिम न्यूनीकरण के में आजीवन सीखने की संस्कृति को बढ़ावा देना है। जो जोखिम है, जहाँ रिस्क ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, उसको कम करने के लिए हमको क्या करना है, आजीवन हमको संस्कृति, सीखने की संस्कृति को आगे बढ़ावा देना है, ताकि जो बुजुर्ग व्यक्ति है वो अपने बच्चे को सिखाए, जो बच्चा है वो स्कूल वगैरह से सीखे। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं कि एक प्रकार का चैनल बना सकते हैं और एक दूसरे को हम सिखा सकते हैं, और स्कूलों में तो सिखाएंगे ही। आगे आता है संचार। प्रभावी संदेश देना है, स्पष्ट और सही संदेश देना है, संक्षिप्त संदेश देना है, जिससे सभी लोग आसानी से समझ सकें। कई प्रकार के चैनल हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के चैनल रहते हैं, जिसके माध्यम से दर्शकों तक हम विभिन्न संचार चैनलों का उपयोग करके हम क्या कर सकते हैं, जानकारी को दे सकते हैं। संकट संचार, घबराहट और गलत सूचना को रोकने के लिए संकट के दौरान सूचना प्रवाह का प्रबंधन करना है। पता चला आपको सूचना के इस अंधी दौड़ में गलत सूचना या भ्रामक जो सूचना हमको नहीं देना है। आगे आता है प्रशिक्षण करना है। प्रशिक्षण कैसे देना है, प्राथमिक चिकित्सा, किसका चिकित्सा, प्राथमिक चिकित्सा मतलब लोगों को कैसे ट्रीटमेंट करना है, कैसे किसी बीमार व्यक्ति के, किसी घायल व्यक्ति का कैसे ट्रीटमेंट करना है, उसके बारे में चिकित्सा दे सकते हैं। CPR, व्यक्तियों को बुनियादी जीवन रक्षक कौशल प्रदान दे सकते हैं। आपातकालीन प्रतिक्रिया में किस प्रकार से कैसे व्यवहार करना है, ये हम जानकारी दे सकते हैं। और प्रभावी ढंग से संभालने और आपातकालीन प्रतिक्रियाकर्ताओं को प्रशिक्षण देना है। समुदाय आधारित आपदा प्रतिक्रिया दल, समुदाय के सदस्यों को आपदाओं का जवाब देने के लिए संगठित दल बनाने का प्रशिक्षण देना है। तो इस प्रकार से IECT रणनीतियों को प्रभावी ढंग से लागू करके हम लचीले समुदायों का निर्माण कर सकते हैं, जो आपदाओं का सामना करने और जल्दी से उबरने के लिए हमको बेहतरीन तरीके से हमको क्या करता है, तैयार करता है ना। तो इनके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, अपने आप को रेडी कर सकते हैं। आगे देखते हैं आपदा प्रबंधन जो है। आपदा प्रबंधन जब होगा तो आपदा प्रबंधन में सरकार का, अंतर्राष्ट्रीय संगठन का और गैर सरकारी संगठनों की क्या क्या भूमिका है। तो अब सरकार का देखते हैं, सरकार का क्या भूमिका है। सरकार का बहुत बड़ा रोल है इसमें। नीति और कानून, ऐसा नीति और कानून बनाना है जो आपदा प्रबंधन से संबंधित नीति, नियमों, कानूनों को विकसित करती हो और लागू करती हो। भ्रष्टाचार उसमें बिल्कुल कम हो। योजना का समन्वय, योजना और का उसमें क्या होना चाहिए, समन्वय होना चाहिए। राष्ट्रीय और क्षेत्रीय आपदा प्रबंधन योजनाएं बनाती है और लागू करती हो। ऐसा जो सरकार है वो क्या करे, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय आपदा को ध्यान में रखते हुए योजना बनाए और उसका समन्वय करे। संसाधन आवंटन, मतलब ऐसा जब कोई इमरजेंसी का जरूरत पड़ जाता है, कहीं कोई घटना घट जाता है, कोई आपात स्थिति आ जाती है, तो उस आपदे की तैयारी के लिए, पुनर्प्राप्ति के लिए, उसको फिर से वैसे ही जीवन शैली को नॉर्मल करने के लिए वित्तीय और मानवीय संसाधन आवंटित करना है। प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली, मतलब सरकार को चाहिए कि वो अगर कुछ घटना घट रहा है या कुछ पता चलता है तो उसके लिए क्या करे, वो प्रारंभिक चेतावनी प्रदान करे। जनता को सचेत करने के लिए प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली स्थापित करना है और रख रखाव को बनाए रखना है। आगे था बुनियादी ढांचा विकास, आपदाओं का सामना करने के लिए लचीला बुनियादी ढांचा बनाना है। और आपातकालीन प्रतिक्रिया संचालन का समन्वय और देखरेख करती है। जो आपातकालीन प्रतिक्रिया एक टीम बना करके आप क्या कर सकते हैं, उसका संचालन और समन्वय करना है, उसका देखरेख करना है। आपदा के बाद रिकवरी, आपदा जब हो जाता है तो उसको कैसे पुनः जो जीवन को नॉर्मल करना है, जीवन में सामान्य जनजीवन में लोग काम पर आए, काम पर जो फिर से अपने पुराने जीवन शैली को प्राप्त करें, इसके लिए क्या करना है, प्रयासरत रहना है। तो ये सरकार का क्या हो जाता है, दायित्व हो जाता है। अब आता है अंतर्राष्ट्रीय संगठन से हम कैसे सहायता प्राप्त कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, जो जैसे भारत है, भारत किसी अपने अंतर्राष्ट्रीय संगठन में अपने आप को मजबूती से जब पेश करेगा, अपने आप की स्थिति को जब दिखाया जाएगा, तो उससे क्या होगा, वित्तीय सहायता उसको प्राप्त होगा। आपदा राहत और पुनर्निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन वो देता है। तकनीकी विशेषज्ञ, जो टेक्नोलॉजी के माध्यम से वो क्या करता है, आपदा प्रबंधन के लिए तकनीकी विशेषज्ञता और सहायता प्रदान करता है।
समन्वय और सहयोग को बढ़ाता है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और समन्वय इस आपदा प्रबंधन को और क्या बनाते हैं, सुगम बनाते हैं। मानक निर्धारण होना चाहिए। मानक मतलब एक प्रकार का स्टैंडर्ड होना चाहिए। आपदा प्रबंधन के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक और दिशा निर्देश विकसित करना है कि पर्यावरण को नुकसान करने के लिए किस प्रकार के कारखाने हों, ये अंतर्राष्ट्रीय रूप से मानक है। और आपका जैसे कि परमाणु बम से संबंधित है, बहुत सारे शांति समझौते होते हैं, तो उसके लिए भी वैसे मानक जो है, स्टैंडर्ड जो है तैयार किया जाता है कि कोई देश जो इतने प्रकार के परमाणु बम ही रख सकता है, घातक हथियार नहीं रख सकता। तो इस प्रकार से मानक निर्धारण कर सकते हैं। अनुसंधान और विकास आपदा जोखिम को कम करने के लिए, न्यूनीकरण करने के लिए जलवायु परिवर्तन अनुकूलन पर अनुसंधान करता है। जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्या करता है, कर सकता है, अनुसंधान और विकास पर वो क्या देता है, महत्व देता है, जिससे जो आपदा प्रबंधन है उसको ठीक किया जा सके। आगे था एनजीओ। एनजीओ मतलब ये सब जो है संस्थाएं होती है। एनजीओ एक प्रकार की संस्थाएं होती है जो लोगों को जोड़ के रखती है। सामुदायिक लामबंदी इसमें पॉइंट है। सामुदायिक लामबंदी आपदा की तैयारी को प्रतिक्रिया में समुदाय को स्थापित करना है, मतलब समुदाय को क्या करना है, जोड़ के रखना है। आ गया था आपातकालीन प्रतिक्रिया। भोजन, पानी और आश्रय जैसी तत्काल राहत को आपको क्या करना है, आपातकालिक रूप से जल्दी से प्रदान करने का प्रयास करना है। दीर्घकालिक पुनर्प्राप्ति, पुनर्निर्माण, और जो जब कहीं कुछ घटना हो जाता है तो फिर से क्या करना है, पुनर्निर्माण और आजीविका की बहाली के लिए फिर से क्या करना है, प्रयास करना है। और क्षमता निर्माण, आपदा प्रबंधन और कौशल से समुदायों और स्थानीय संगठनों को प्रशिक्षित करना है। वकालत और जागरूकता, आपदा जोखिम के बारे में जागरूकता को बढ़ाना है, नीतिगत बदलाव को वकालत करना है। निगरानी और मूल्यांकन, आपदा प्रतिक्रिया और पुनर्प्राप्ति प्रयासों की प्रभावशीलता की निगरानी करना है। ये एनजीओ का काम होता है। एक साथ काम करके सरकारें, अंतर्राष्ट्रीय मतलब एक साथ कोलैबोरेशन, मतलब सहयोग के माध्यम से सरकार, अंतर्राष्ट्रीय सरकार और गैर सरकारी संगठन, मतलब एनजीओ जैसी संस्थाएं, ये सब क्या करती हैं, आपदा को प्रभावी ढंग से कम करने के लिए, आपदा को कम करने के लिए और लचीले समुदाय का इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं। जितना भी आप पॉइंट अभी तक देखे होंगे, उसमें देखे होंगे आप लगभग वही पॉइंट बार बार रिपीट हो रहा है। उसका आप लिस्टिंग कर लीजिएगा और अच्छे से पढ़ लीजिएगा, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि आपको उत्तर कैसे बनाना है, और डायग्राम जरूर बनाइएगा। आगे है आपदा की तैयारी में आईटी की भूमिका। आईटी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मतलब ये टेक्नोलॉजी है, इसकी क्या भूमिका है। तो भाई टेक्नोलॉजी की क्या भूमिका है, आप पहले से आप चेतावनी दोगे, है ना, इस प्रकार से आप काम कर सकते हैं। तो सूचना प्रौद्योगिकी आपदा प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं को बढ़ाकर आपदा की तैयारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली, ये कैसे भूमिका अदा करती है। पहले है प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली, मौसम के पैटर्न को, भूकंपीय गतिविधियों को, वास्तविकता समय की निगरानी के माध्यम से वो क्या करता है, जानकारी प्रदान करता है। प्रभावित आबादी को स्वचालित अलर्ट सूचनाएं प्रदान करता है, ये भी टेक्नोलॉजी से ही संभव है। संवेदनशील क्षेत्रों के मानचित्रीकरण और भौगोलिक सूचना प्रणाली जारी करता है। ये प्रभाव जो कंप्यूटर के माध्यम से क्या किया जाएगा, मानचित्र बनाया जाएगा कि भाई ये थोड़ा सेंसिटिव एरिया है, यहाँ पर आदमी कम जाए, या यहाँ बाढ़ आ सकता है, इस प्रकार से जानकारी मानचित्र के माध्यम से बताया जा सकता है। संचार और समन्वय, इससे ये जो टेक्नोलॉजी है इसमें संचार और समन्वय के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा सकता है। आपातकालीन प्रतिक्रियाओं और हितधारकों के लिए कुशल संचार चैनल का निर्माण किया जा सकता है। सूचना प्रसारित करने और संसाधन जुटाने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, इस काम को आगे बढ़ा सकते हैं। सार्वजनिक धारणा को प्रतिबंधित करने और घबराहट को रोकने के लिए संकट संचार रणनीतियों का निर्माण किया जा सकता है। आगे आता है डेटा प्रबंधन और विश्लेषण। डेटा प्रबंधन मतलब क्या, इससे पहले हुई घटनाओं का हमको क्या करना है, आकलन करना है, विश्लेषण करना है, कितने जनधन की हानि हुई थी, उसका एक लिस्टिंग होना चाहिए। तो डेटा प्रबंधन और विश्लेषण, पैटर्न को समझने और रुझानों की पहचान के लिए ऐतिहासिक डेटा का संग्रहण आवश्यक है और उसका विश्लेषण आवश्यक है। प्रभावी संसाधन आवंटन और प्रतिक्रिया योजना के लिए डेटा संचालन निर्धारण करना है। संभावित जोखिमों और कमजोरियों का पूर्वानुमान लगाने के लिए पूर्वानुमानित विश्लेषण करना है। आगे आता है रिमोट सेंसिंग और सैटेलाइट इमरजेंसी इमेजरी। ये तो आपको पता है कि आजकल रिमोट सेंसर या सैटेलाइट के माध्यम से बहुत सारी जानकारियाँ हम ऐसे ही टेक्नोलॉजी के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। यह परिवर्तनों और विसंगतियों के लिए आपदा प्रवण क्षेत्रों की निगरानी कर सकते हैं। इन टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, जो क्षेत्र है योजना जो रिस्की क्षेत्र है उसको क्या कर सकते हैं, निगरानी कर सकते हैं। क्षति और प्रभाव का आकलन कर सकते हैं। जब ये बाढ़ इस क्षेत्र में आएगा
यहाँ पर इस क्षेत्र में तूफान आएगा तो कितना नुकसान हो सकता है, ये भी आकलन जो है रिमोट सेंसिंग के माध्यम से किया जा सकता है। कुशल राहत और पुनर्प्राप्ति कार्यों के लिए प्रभावित क्षेत्रों का मानचित्र का निर्माण करके आप क्या कर सकते हैं, इसमें लोगों को जागरूक कर सकते हैं। आगे आता है मोबाइल प्रौद्योगिकी। ये जो मोबाइल प्रौद्योगिकी, मोबाइल तो एक प्रकार का वरदान है हमको सूचना पहुंचाने के लिए, तो इसमें आपातकालीन अलर्ट, सुरक्षा सुझाव और संसाधन जानकारी के लिए मोबाइल ऐप का हम प्रयोग कर सकते हैं। पीड़ितों और उत्तरदाताओं का पता लगाने के लिए जीपीएस ट्रैकिंग कर सकते हैं। जीपीएस सिस्टम होता है जिसके माध्यम से पता लगाया जा सकता है कि कौन सा व्यक्ति कहाँ पर है। राहत कार्यों को सुविधाजनक बनाने के लिए मोबाइल से भुगतान हम करते हैं। मोबाइल आपके पास होना चाहिए, फिर बैंक अकाउंट जुड़ा हुआ होता है, आप भुगतान के माध्यम से उससे क्या कर सकते हैं, लेन देन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से मोबाइल प्रौद्योगिकी का प्रयोग जो है इमरजेंसी में कर सकते हैं या आपातकालीन स्थिति में कर सकते हैं। वैसे ही साइबर सुरक्षा कहते हैं साइबर हमलों में महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे और सूचना प्रणालियों की सुरक्षा करना और आपदाओं को रोकने, संचार नेटवर्क की विश्वसनीयता सुनिश्चित करना। मतलब आप टेक्नोलॉजी को बढ़ा तो दिए, लेकिन उसके माध्यम से आपको क्या करना है, साथ साथ जो साइबर सुरक्षा है, इंटरनेट की जो सुरक्षा है, उसको मजबूत भी करना है, वो भी आपका दमदार होना चाहिए। आईटी उपकरणों मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के उपकरण प्रौद्योगिकी का लाभ उठाकर हम आपदाओं को भविष्यवाणी करने, उसके लिए तैयार रहने, उनका जवाब देने और उनसे उबरने की अपनी क्षमता में सुधार कर सकते हैं, जिससे लोगों की जान बच सकती है और नुकसान कम हो सकता है।